दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में है ना दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, जो 2024 का जो पेपर है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो इन क्वेश्चन को आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन है हमारा, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है दोस्तों। जूट आपने देखा होगा जिसे सूतली के नाम से जानते हैं, या फिर बोरी देखी होगी जिसका उपयोग हम गेहूं या धान भरने के लिए करते हैं। ओके दोस्तों, तो वो जूट की ही बनी होती है। ओके, तो जूट को भारत का सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि जूट का रेशा जो है वो सोने की तरह चमकीला होता है। ओके दोस्तों, सुनहरे कलर का ये होता है और ये बहुत ही उपयोगी है। दूसरा, ये सस्ता है और व्यापारिक महत्व भी है दोस्तों। व्यापार में अधिकतर इसका यूज़ होता है, मतलब धान भरने के लिए जो व्यापारी होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं, इसलिए जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। ओके दोस्तों, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तो अच्छे से समझ ले इस चीज़ को। 2023 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ ये आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले आंसर की तरफ दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, नगद फसलें किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों नगद फसलें किसे कहते हैं, नगद या व्यापारिक फसलें। यह सब क्या दोस्तों, इसको याद कर ले, है ना। नगद या व्यापारिक फसलें भी कहते हैं दोस्तों इसको। तो नगद या व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, है ना दोस्तों। भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, ये काय के लिए उत्पन्न की जाती है दोस्तों, नगद कमाने के लिए, है ना। नगद यानी धन या पैसा कमाने के उद्देश्य से, है ना। पैसा कमाने के उद्देश्य से जो फसलें बोई जाती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, व्यापारिक फसलें। तो नगद या व्यापारिक फसल से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, बल्कि उन्हें बेचकर, है ना, नगद राशि प्राप्त की जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, नगद फसलें कहते हैं। ओके, ऐसी फसलें जिनको खाने के लिए नहीं उगाया जाता है, उनको उगाकर उनको बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है, उन्हीं को हम नगद फसलें या फिर व्यापारिक फसलें कहते हैं दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आगे देखिए, इसके उदाहरण अगर पूछे तो नगद फसलों के उदाहरण भी पूछे हुए दोस्तों, याद रखिएगा। कपास, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, ये सारी क्या दोस्तों, नगद फसलें। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले आंसर की तरफ। दोस्तों अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा, भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं। दोस्तों 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कपास, जूट, पटसन, है ना। कपास, जूट और पटसन ये तीन फसलें हैं जो भारतवर्ष में या भारत में मृदा में उगाई जाती है, मतलब इनकी कृषि की जाती है। ओके दोस्तों, इसके अलावा भी देखो, ये तो खेती से प्राप्त होने वाली है, इसके अलावा भी एक रेशेदार फसल है जो खेती से प्राप्त नहीं होती, मतलब उसका पौधा नहीं उगाया जाता है। इसको बोलते हैं दोस्तों रेशम। ओके दोस्तों, और रेशम कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, इसे कीट से प्राप्त किया जाता है ना। एक रेशम कीट होता है ना, रेशम का कीड़ा होता है। उसे कौन से पत्ते पे पाला जाता है दोस्तों, उसे शहतूत के पत्ते पे पाला जाता है। शहतूत का पौधा होता है एक, है ना, उसके ऊपर क्या होता है कि इसकी पत्तियां खा के वो कीड़ा अपना जीवन यापन करता है। और उस कीड़े का जब कोकून बनता है ना, उस कोकून को खोलते हुए पानी में उबाल कर उससे रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। ओके दोस्तों, जिसे वेलवेट भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है दोस्तों, रेशम कीट को किस पौधे के ऊपर होस्ट किया जाता है, पाला जाता है। तो शहतूत की पत्तियां खाकर जो है रेशम का कीड़े को पाला जाता है। ओके दोस्तों, रेशम की फसल कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो कोकून से प्राप्त की जाती है दोस्तों। कहीं से, कोकून से, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, रबी तथा खरीफ में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है हमारा, खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं। तो दोस्तों खाद्यान्न किसे कहते हैं, जिसका उपयोग हम काय में करते हैं, खाने में करते हैं, है ना। खाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, एक तो अनाज का उपयोग करते हैं, है ना। अनाज के साथ दालों का हम उपयोग करते हैं, है ना। तो ये जो अनाज और दाल जो है, यही क्या कहलाती है, हमारी खाद्यान्न फसलें कहलाती है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो देखिए, वे फसलें जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों, कार्य करती है। ओके, वे फसलें जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती है, खाद्यान्न फसलें कहलाती है। ओके दोस्तों, इनमें अनाज तथा दालें सम्मिलित है। ओके, अब आगे देखिए दोस्तों, खाद्यान्न फसलें जो है वो दो, वैसे तो तीन तरह की होती है, लेकिन बोर्ड में अधिकतर ये पूछा जाता है, रबी और खरीफ, ये दो मुख्य प्रकार हैं। ओके दोस्तों, तीसरा भी होता है जायद, वो गर्मी के मौसम में बोई जाती है, उसके बारे में हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। पहले हम रबी और खरीफ का अंतर देख लेते हैं दोस्तों। तो रबी और खरीफ की फसल में अंतर हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अंतर देखते हुए। पहला अंतर है दोस्तों हमारा, रबी की जो फसल है वो कब बोई जाती है दोस्तों, शरद ऋतु में बोई जाती है, याद रखिएगा। रबी की जो फसल है दोस्तों, ये शरद ऋतु में बोई जाती है। जबकि जो खरीफ की फसल होती है ना, ये कब बोई जाती है दोस्तों, मानसून के मौसम में या मानसून के आगमन पर बोई जाती है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा अंतर है हमारा, रबी में, दूसरा है दोस्तों, रबी में गेहूं, है ना, जौ, चना, सरसों, मटर, सरसों दो बार छप गया दोस्तों, एक बार ही पढ़िएगा।
आदि आते हैं, है ना। गेहूँ आता है, जौ आता है, चना, सरसों, मटर आदि चीज़ें आती हैं। जबकि खरीफ की फसल में क्या आता है दोस्तों, मुख्यतः चावल आते हैं, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, मूंगफली और कपास आदि चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों ये उदाहरण भी हो जाएंगे आपके। याद रखिएगा, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 रबी की और 2 खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, तो दोस्तों यहीं से अपना आंसर बनेगा। रबी में हम लिखेंगे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, और खरीफ में हम लिख देंगे दोस्तों चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास आदि। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए, रबी की फसलों को पकाने में अधिक समय लगता है। रबी की जो फसलें होती है दोस्तों, इनको पकने में, है ना, ये इसको उगाने से लेके काटने तक का जो समय होता है वो अधिक लगता है दोस्तों, है ना। जबकि जो खरीफ की फसल होती है उसको पकने में कम समय लगता है दोस्तों, है ना। मतलब ये जल्दी पककर तैयार हो जाती है। कौन? खरीफ की फसल जो है जल्दी पककर तैयार हो जाती है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला देखिए दोस्तों, चौथा अंतर है हमारा। चौथा अंतर देखिए दोस्तों, रबी फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो अधिक होता है। मतलब इसका इकाई उत्पादन की अगर हम बात करें तो 1 हेक्टेयर में इसका उत्पादन जो है बहुत अधिक होता है। जबकि खरीफ की फसल में जो है उत्पादन बहुत कम होता है ना। खरीफ की फसल का 1 हेक्टेयर ले ले और रबी की फसल का 1 हेक्टेयर ले ले, तो रबी की फसल का उत्पादन जो है दोस्तों खरीफ की अपेक्षा ज़्यादा रहता है। मतलब खरीफ का कम रहता है और रबी का उत्पादन जो है वो ज़्यादा रहता है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, रबी की जो फसलें होती है ना, रबी की फसलें कब काटी जाती है दोस्तों? मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। मार्च से अप्रैल में ये काट ली जाती है। ओके। और खरीफ की फसलें कब काटी जाती है दोस्तों? सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ की जो फसलें होती है वो सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। तो दोस्तों ये मैंने 5 अंतर लिखे हैं। आप चाहें वो 3 अंतर आप याद कर सकते हैं। अगर ये 4 नंबर में आता है तो आप 4 से 5 अंतर जरूर लिखें, है ना, ताकि आपके नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो सके। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान से अंतर में लेके आया हूँ। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसी सीरीज में अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। दोस्तों 2 नंबर में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों जरूर देखिए, 2023 में पूछा हुआ है ना, 2022 में भी शायद ये आया हुआ है। आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, दोनों में से एक में जरूर आपको मिल जाएगा, जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि नाम से ही आपको पता है ना, सोशल साइंस में कहा जाता है कि अपन मन से भी लिख सकते हैं, है ना। तो मन से दोस्तों अगर आप क्वेश्चन का अर्थ समझ जाते हैं तो आप मन से लिख पाएंगे। मन से लिखना मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड लिखना, मन से ऐसा नहीं कुछ भी लिख दें आप। तो जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक जो कृषि होती है ना, उसी को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। अब दोस्तों देख लीजिए इसका आंसर क्या बनेगा। वह कृषि जिसका उद्देश्य ऐसी फसलों को उगाना है जिनका उपयोग हम खाद्यान्न के रूप में, यानी खाने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। और दोस्तों जीवन निर्वाह कृषि किसे कहेंगे? देखिए, मान लीजिए अगर मुझे घर पर खाने के लिए अगर किसी चीज़ों खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो अगर मैं वो खाद्यान्न उगाता हूँ, मान लीजिए मैंने खेत में गेहूँ उगाया। ओके। तो मैं चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसा हो दोस्तों? पौष्टिक हो, है ना। और वो उसमें बिल्कुल भी हानिकारक पदार्थ नहीं रहे, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों? मैं रसायनों का प्रयोग करूँगा क्या इसमें, बताइए? क्या मैं इसमें रसायनों का प्रयोग करूँगा? जी नहीं। मैं इसमें केमिकल का बिल्कुल भी छिड़काव नहीं करूँगा। मैं किसका उपयोग करूँगा दोस्तों? जैविक खाद का उपयोग करूँगा, ताकि उसमें पोषण भरपूर रहे, है ना। और ये स्वस्थ फसल हमारी हो, है ना। तो अधिक प्रयोग किया जाता है इसमें, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जैविक खाद का अधिक प्रयोग किया जाता है। और उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर जीवन निर्वाह कृषि आ जाता है तो आप आसानी से लिख पाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन तो देख लेते हैं। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन हमारा, वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? वाणिज्य कृषि यानी कमर्शियल, है ना, कमर्शियल क्रॉप। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि, ये वाणिज्यिक के नाम से भी आ सकता है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होने का, है ना। वाणिज्यिक कृषि, ओके, या वाणिज्यिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि एक ही बात है ना। कमर्शियल क्रॉप, ये कमर्शियल एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, ये ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर सॉरी, है ना। तो कमर्शियल कृषि किसे कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? इसी कृषि, यहाँ पे क्या लिखिएगा दोस्तों? ऐसी कृषि जो आधुनिक यंत्र और मशीनों की सहायता से, है ना, यहाँ तक समझिए कि वह कृषि जो आधुनिक यंत्रों और मशीनों की सहायता से कुशल श्रमिकों के द्वारा, है ना, किसके द्वारा दोस्तों? कुशल श्रमिकों के, मतलब जिनको खेती का अनुभव होता है ना। श्रमिक ऐसे चाहिए जिनको अनुभव हो, मशीनें वगैरह चलानी होगी। ऐसा नहीं कि आपने मशीन चलाना शुरू करी और फसल को ही चौपट कर दिया, है ना। तो वाणिज्यिक कृषि में क्या होगा कि ऐसी कृषि जिसमें आधुनिक यंत्र और मशीनों का प्रयोग किया जाता है और कुशल श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, कुशल श्रमिकों का, अनड़ियों का काम नहीं होता है, कुशल श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। और ये बड़े क्षेत्र में की जाती है दोस्तों, है ना। वाणिज्यिक कृषि जो है बड़े क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? व्यापार, यानी पैसा कमाना होता है। तो पैसा अगर हम छोटा सा खेत लेके अगर यहाँ पे वाणिज्यिक कृषि करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बताइए आप? कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका इसे जो है बड़े पैमाने पे किया जाता है दोस्तों, बड़ी सी जमीन लेके इसका विस्तार किया जाता है, विस्तार से कृषि की जाती है। तो इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ओके दोस्तों,
आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो दोस्तों इसको ज़रूर लाइक कीजिए, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं जब भी ऐसी कोई एजुकेशनल वीडियो डालूंगा तो दोस्तों सबसे पहले वो आप तक पहुँचेगी। ओके दोस्तों, अगर जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अगर अंतर आ जाता है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप एक एक पॉइंट करके लिख सकते हैं। इसका उद्देश्य जो है खाद्यान्न के रूप में फसल प्राप्त करना है, और इसका उद्देश्य जो है अ, नगद कमाना या धन अर्जित करना होता है। ओके, फिर दोस्तों इसमें जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, और इसमें किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, रसायनों का, है ना, क्योंकि इसमें क्वालिटी को नहीं देखा जाता है। ओके दोस्तों, इसमें पैसा चाहिए केवल, तो ये इसमें रसायनों का उपयोग किया जाता है, इसमें जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये छोटे पैमाने पर की जाती है दोस्तों, है ना, ये छोटे पैमाने पर की जाती है, और वाणिज्यिक कृषि जो है ये बड़े पैमाने पर की जाती है। मैंने 3 अंतर बता चुका हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।